छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित शराब घोटाले की जांच में ईडी ने जो पहले चार्जशीट प्रस्तुत किया और उसके बाद सप्लीमेंट्री प्रोसिक्यूशन कंप्लेंट के माध्यम से जो कुछ भी उजागर किया उसे ध्यान से पढ़ने के बाद अच्छों का माथा घूम जाएगा। देखते ही देखते आरोपियों की संख्या 81 तक पहुंच गई है। यह पूरा सिंडिकेट गिरोह किस तरह से एक मुख्यमंत्री के संरक्षण में फल फूल रहा था। कई बड़े बड़े राजनेताओं के नाम भी सामने आ रहे हैं, कई चेहरे अब बेनकाब हो रहे हैं। ईडी ने पहले जहां इसे 2200 करोड़ का घोटाला बताया था, अब ईडी के मुताबिक यह घोटाला 2883 करोड़ का था, जबकि ईओडब्ल्यू ने पहले इसे 3200 करोड़ से ज्यादा का बड़ा घोटाला बताया था। लेकिन यह सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात यह है, जो नए और ताजा सबूत मिले हैं वो चीख चीख कर कह रहे हैं कि आने वाले दिनों में इसे लेकर छत्तीसगढ़ की राजनीति में जुड़े हुए जिम्मेदार नेता जेल जाएंगे। गौर करने वाली बात यह है कि मुख्यमंत्री रहते भूपेश बघेल के बेटे चेतन बघेल ने शराब घोटाले के मामले में अपनी जिस तरह से संलिप्तता दिखाई, और इस मामले में जब वो हाल में ही जेल से बाहर आए हैं, जिस तरह से और जिन हालातों में उन्हें जमानत मिली है उसे भी लेकर तरह तरह के अब प्रश्न खड़े हो रहे हैं कि जब सबूत इतने मजबूत थे तो आखिर चेतन बघेल को जमानत मिल कैसे गई। इस बारे में सिलसिलेवार ढंग से मैं आगे आज के विश्लेषण में बताऊंगा कि आखिर ईडी ने क्या नया प्रस्तुत किया है। पिछली 26 दिसंबर 2025 को ईडी ने एक और सप्लीमेंट्री प्रोसिक्यूशन कंप्लेंट दाखिल करते हुए बताया कि किस तरह से 2019 से लेकर 2023 के बीच शराब घोटाले के लिए एक संगठित आपराधिक सिंडिकेट काम कर रहा था, जिसने छत्तीसगढ़ की शराब नीति को अपने फायदे के लिए तोड़ मरोड़ कर लागू किया। इस सिंडिकेट के प्रमुख सरगनाओं में अनिल टुटेजा, अरविंद सिंह, त्रिलोक सिंह ढिल्लन, अनवर ढेबर, अरुणपति त्रिपाठी, कवासी लखमा, चेतन बघेल, सौम्य चौरसिया और निरंजन दास शामिल थे। यह पूरा नेटवर्क अवैध कमीशन, बिना हिसाब के शराब बिक्री और लाइसेंस के जरिए वसूली पर आधारित था। ईडी ने अपनी ताजा चार्जशीट रिपोर्ट में 59 नए लोगों का नाम लिखा है। इस तरह से शराब घोटाले के आरोपियों की संख्या बढ़कर 81 हो चुकी है। जिन आरोपियों के चेहरे बेनकाब हो चुके हैं उनमें ब्यूरोक्रेट से लेकर राजनेता शामिल थे। नेताओं के बारे में तो कहा जाता है नेता अक्सर बेईमान होते हैं, लेकिन आप सोचिए आईएएस रहे अनिल टुटेजा, निरंजन दास, अरुणपति त्रिपाठी, इन जैसों के पास क्या कमी थी, जिन्होंने शराब नीति में हेर फेर और अवैध वसूली को अंजाम देने के लिए अपने साथ आबकारी विभाग के 3 फील्ड अफसर लेवल के अधिकारियों को शामिल कर दिया। इन सब को आरोपी बनाया गया, जो कि सुप्रीम कोर्ट से किसी तरह से जमानत पर फिलहाल बाहर हैं। जबकि राजनीति से जुड़े हुए बेनकाब चेहरों में कवासी लखमा तो बीते 15 जनवरी यानी 2025 वाली 15 जनवरी से लेकर आज की तारीख तक जेल में बंद है। ये छत्तीसगढ़ के आबकारी मंत्री थे। आज 15 जनवरी 2026 है। इस तरह से 1 साल हो चुका है। ऐसे ही दूसरी राजनीतिक शख्सियत चेतन बघेल के बारे में तो हर किसी को मालूम है कि किस तरह से मजबूत सबूत मिले थे, लेकिन फिलहाल ये जेल से बाहर हैं। सौम्य चौरसिया को भी यदि राजनीति से जुड़ा कहा जाए तो गलत नहीं होगा। हालांकि वो 2008 बैच की राज्य प्रशासनिक अधिकारी रही, लेकिन भूपेश बघेल से जिस तरह से उनके संबंध हो चुके थे वो किसी राज्य प्रशासनिक अधिकारी के संबंध तो नहीं कहे जा सकते। एक बेहद जूनियर उप सचिव स्तर की अधिकारी सौम्या चौरसिया ने जिस तरह से भूपेश बघेल के साथ गठजोड़ किया या भूपेश बघेल ने उनके साथ गठजोड़ किया, जिस तरह के उनके संबंध थे, उसे लेकर प्रशासनिक हलकों में काफी सारी बातें स्पष्ट हो रही है। हालांकि उन संबंधों और खुलासों को लेकर जब तक अंतिम मुहर नहीं लगाई जाती, हम जिम्मेदारी से इस बात की पुष्टि कर रहे हैं कि कोई सामान्य संबंध नहीं थे, बल्कि कहा जा सकता है कि राजनीति को एक तरीके से सौम्य चौरसिया ही सीएम बंगले से संचालित करवा रही थी। इसी कड़ी में कई अन्य नाम आते हैं। अनवर ढेबर की खास पहचान, एजाज ढेबर जो भूपेश बघेल के बेहद खासम खास रायपुर महापौर हुआ करते थे, उनके भाई अनवर ढेबर की खास पहचान यही थी कि वो एजाज ढेबर के भाई हैं। इन सब ने मिलकर जिस तरह से छत्तीसगढ़ के राजस्व में डाका डालने का काम किया वो सर्वविदित हो चुका है। कुछ नई बातें अब जो सामने आई है वहां गहराई से समझना होगा कि अब बड़े बड़े उद्योगपति, शराब निर्माता
अब जाकर परेशान हो रहे हैं, क्योंकि सबूतों ने अब अपना काम दिखाना शुरू किया है। देर से ही सही, ईडी के बाद ईओडब्ल्यू ने भी अपना शिकंजा मजबूत करना शुरू कर दिया है। ईडी ने शराब घोटाले मामले में सौम्य चौरसिया को तो पहले ही गिरफ्तार किया था। अब ईओडब्ल्यू ने भी 3 दिन की रिमांड गिरफ्तारी की अवस्था में ही ले ली है। रिमांड के दौरान उनसे पूछताछ होगी, जैसे पहले अन्य मामलों में पूछताछ हुई थी, लेकिन इस बार हालात कुछ बदले हुए हैं। हो सकता है आमने सामने की पूछताछ होगी तो कई और राज निकल कर सामने आएंगे। इस पूरे मामले में अनवर ढेबर एक अहम कड़ी है। उनके सहयोगी अरविंद सिंह, जो निजी डिस्टिलरी कंपनियों के एजेंट की तरह काम किया करते थे, छत्तीसगढ़ डिस्टिलरी लिमिटेड, भाटिया वाइन मर्चेंट और वेलकम डिस्टिलरी पर अवैध निर्माण और कमीशन भुगतान में शामिल होने का आरोप है, जबकि डुप्लीकेट होलोग्राम के लिए विदु गुप्ता और कैश कलेक्शन के लिए सिद्धार्थ सिंघानिया आरोपी हैं। अब यह हैरानी की बात यह है, आरोपी शराब निर्माता कंपनियां छत्तीसगढ़ डिस्टिलरी, भाटिया वाइन मर्चेंट और वेलकम डिस्टिलरी, ये आरोपी होने के बावजूद आज की तारीख में भी शराब सप्लाई छत्तीसगढ़ में कर रही हैं। छत्तीसगढ़ डिस्टिलरी के मालिक, उनके डायरेक्टर नवीन केडिया को झारखंड पुलिस गोवा से गिरफ्तार कर ली है। बताया जा रहा है जिस वक्त वो स्पा का आनंद ले रहे थे, फरारी की अवस्था में थे, रंग में भंग डालने का काम झारखंड पुलिस ने किया। छत्तीसगढ़ के शराब घोटाले में ईडी ने अभी तक करीब 400 करोड़ की संपत्तियां अटैच की है। संपत्तियों की संख्या भी 1000 से ज्यादा है। पीएमएलए एक्ट 2002 के तहत 9 बड़ी गिरफ्तारियां जो हुई है, उनमें अनिल टुटेजा, अरविंद सिंह, तिलोक सिंह ढिल्लन, अनवर ढेबर, अरुणपति त्रिपाठी, कवासी लखमा, चेतन बघेल और सौम्य चौरसिया के अलावा निरंजन दास के नाम शामिल हैं। इनमें से कुछ तो जमानत पे बाहर आ गए, कुछ अभी न्यायिक हिरासत में जेल में हैं। ईडी ने अभी तक 3882.92 करोड़ रुपए की संपत्ति अटैच की है, जिनकी संख्या 1041 है। ये चल अचल संपत्तियां बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स, नेताओं और निजी संस्थान से जुड़े लोगों की है, जिसमें रायपुर का बहुचर्चित होटल वेलिंगटन कोर्ट, ढेबर और बघेल परिवार से जुड़ी हुई ऐसी ही कई अन्य प्रॉपर्टियां हैं जिन्हें ईडी ने अटैच किया है। ईडी और ईओडब्ल्यू ने काफी रिसर्च कर, मेहनत कर, काफी समय देकर एक एक कर वैज्ञानिक आधार पर जो जानकारियां जुटाई है, आमतौर पर इतनी मेहनत नहीं होती थी। तकलीफ इसी बात की है कि आखिर इतना रिसर्च क्यों किया गया। आरोप ये लगाए गए कि मौजूदा सरकार बदले की भावना से कार्रवाई कर रही है, लेकिन कोर्ट में जो सबूत प्रस्तुत किए गए वह विद्वान न्यायाधीशों ने गुण दोष के आधार पर यह पाया कि रातों रात किस तरह से बड़े बड़े आबकारी अधिकारियों की संपत्तियां बढ़ गई। बेनामी संपत्तियां अपने साले साली दोस्तों के अलावा कई शुभचिंतक, ड्राइवर और माली के नाम पर भी बेनामी संपत्तियां इकट्ठा की गई। कई चेहरे बेनकाब हुए। तकलीफ इसी बात की थी कि बेईमानी खुलेआम पकड़ी गई। बाकायदा अमाउंट और फिगर के साथ बताया गया कि किसे कितना कितना पैसा मिला। एक बार फिर आप अपनी स्क्रीन में ध्यान से इन आबकारी अधिकारियों के नामों पर गौर करें। कितनी कितनी शराब पेटी का कितना कितना कमीशन किस किस को मिला था। शुरुआत में जैसा कि अनिमेश नेताम उपायुक्त आबकारी अधिकारी का नाम लिखा है, इनके द्वारा 3,17,610 पेटियों के बदले 4,44,00,000 का इन्हें कमीशन मिला। इसी तरह से बाकियों की संख्या है, किसी को 7 करोड़, किसी को 1 करोड़, किसी को 2 करोड़। आखिरी में आप देख सकते हैं नौहर सिंह ठाकुर को तो 11 करोड़ 6 लाख मिले। इन्होंने कुछ ज्यादा ही मेहनत की थी। 7,90,037 पेटियों के कमीशन का फिगर ईओडब्ल्यू ने कोर्ट के सामने प्रस्तुत किया है। इसी तरह से जो चेहरे बेनकाब हुए हैं, अनिल टुटेजा से लेकर तमाम कारोबारी और नेता किस तरह से बेईमानी करते रहे, उनकी भूमिका क्या थी, साफ तौर पर सरल शब्दों में उसे भी समझाया गया है कि किस तरह से सरकार का वरद हस्त प्राप्त था। मुख्यमंत्री के बेटे चेतन बघेल की साफ तौर पर संलिप्तता थी। अनिल टुटेजा की भूमिका के बारे में स्पष्ट किया गया कि यह वाणिज्य और उद्योग विभाग के संयुक्त सचिव रहते हुए सिंडिकेट के संरक्षण के रूप में काम कर रहे थे। इसी तरह अनवर ढेबर, जो कहने को तो छोटा संचालक थे, इन्होंने सिंडिकेट का गठन किया। पैसा किस तरह से कहां पहुंचेगा इसकी प्लानिंग की गई और सबका शेयर भी इन्होंने ही तय किया। इसी तरह अरुणपति त्रिपाठी, जिन्होंने भूपेश सरकार में केंद्रीय दूरसंचार विभाग से प्रतिनियुक्ति प्राप्त करते हुए CSMLC के MD रहते हुए मैन पावर सप्लाई, कैश कलेक्शन,
होलोग्राम सप्लाई और शराब परिवहन का काम किसे किसे देना है ये तय करवाया था। जबकि दुर्ग के पुराने शराब कारोबारी त्रिलोक सिंह ढिल्लन, जो कहने को तो एक होटल कारोबारी थे, इन्होंने अपनी कंपनियों के माध्यम से पैसा इकट्ठा करवाया, अचल संपत्ति में पैसे का इन्वेस्टमेंट करवाया। इसी तरह अरविंद सिंह ने अपनी पत्नी के नाम से खाली बोतल बनाने का प्लांट डलवाया और खाली बोतल नकली होलोग्राम उपलब्ध करवाया। पैसों के कलेक्शन से लेकर शराब परिवहन की जिम्मेदारी भी इन्हीं के ऊपर थी। इसी तरह विकास अग्रवाल ने नकली होलोग्राम वाली शराब सप्लाई होने के बाद पैसा वसूली के काम को लिया और ढेबर के बताए हुए स्थानों पर अपने कर्मचारियों से यही विकास अग्रवाल पैसे पहुंचाता था। कुल मिलाकर ईडी और ईओडब्ल्यू ने अपनी पड़ताल में बहुत कुछ स्पष्ट किया। हालांकि कानूनी कागजात में तो राजनीतिक बातें नहीं लिखी जा सकती, लेकिन गहराई से यहां समझना होगा। भूपेश बघेल जो 2.5 साल के बाद भी मुख्यमंत्री बने रहना चाहते थे, इसके लिए उन्हें ढेर सारे पैसे चाहिए थे, क्योंकि टीएस सिंहदेव के बारे में एक बात स्पष्ट थी कि 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के लिए बेहद विषम हालातों में उन्होंने धन से मदद की थी। जब 16 जून 2021 को भूपेश बघेल के कार्यकाल के 2.5 साल पूरे हो गए, उसके बाद यही धनबल खूब काम आया। अलग अलग प्रदेशों के चुनाव हो या प्रियंका गांधी को नया रायपुर बुलाकर गुलाब के फूलों की पंखुड़ियां बिछानी हो, सारे काम के लिए तो खूब पैसा लगता है और इस पैसे ने कमाल कर दिखाया। भूपेश बघेल 5 साल तक मुख्यमंत्री रह कर टीएस सिंहदेव का दर्द छलकता रहा, लेकिन उन्हें तो वादा राहुल गांधी ने किया था जब वो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ करते थे। लेकिन 2019 के बाद लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का पूरी तरह सुपड़ा साफ होने के बाद जब राहुल गांधी अपनी मां से अलग घर में रहने लगे और साफ तौर पर अनबन की तस्वीरें सामने आने लगी और प्रियंका गांधी की कांग्रेस की राष्ट्रीय राजनीति में एंट्री होती है, तो वहां से भूपेश बघेल ने राजेश तिवारी को तैयार करवाया। प्रियंका गांधी के सहायक के रूप में, राष्ट्रीय सचिव के रूप में 2022 के उत्तर प्रदेश चुनाव में प्रियंका गांधी के साथ परछाई की तरह साथ रहने की व्यवस्था करवाई। उन्हें कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया था। पद के अनुसार छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के वो सलाहकार थे, इसलिए भरपूर मदद दिलवाई गई। ढेर सारे पैसे खर्चा किए गए। रह कर भारतीय जनता पार्टी की ओर से जब छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल की सरकार को कांग्रेस का एटीएम कहा गया, इस बारे में 2 सितंबर 2023 को आरोप पत्र दाखिल करते हुए विधानसभा चुनाव के पहले दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में अमित शाह का तभी एक चर्चित बयान सामने आया था, जब उन्होंने कहा था कि हमारी सरकार बनेगी तो हम भ्रष्टाचारियों को उल्टा लटकाकर सीधा कर देंगे। तो जब हम शासन में आएंगे तब भ्रष्टाचार करने वालों को उल्टा लटकाकर सीधा करेंगे, तब बाहर आएंगे। अब कौन उल्टा लटक रहा है, कौन सीधा हो रहा है, जनता खूब देख रही है, समझ रही है। रिएक्शन का मजबूत अधिकार मतदान के दिन होता है। फिलहाल निकट में कोई चुनाव नहीं है, सोशल मीडिया का दौर है, रह कर लोग अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं। आप भी जरूर कीजिएगा। तभी तो हम बार बार आग्रह करते हैं, अच्छे लोगों को राजनीति में आना ही चाहिए। राजनीति बुरी नहीं होती, उसमें काम करने लोग अच्छे या बुरे होते। फिलहाल आज के अंक के लिए इतना ही। आज के अंक के बारे में क्या राय है आपकी, कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि राष्ट्रमोद आपका अपना जनमंच है जिसका सूत्र वाक्य है राष्ट्रहित सर्वोपरि। नमस्कार।